हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे थे सोल्यूशन सीरीज का, ठीक है। वैसे क्लास तो सुबह 10 बजे की है, लेकिन ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। और इस रिकॉर्डेड क्लास में, ये जो सेकंड क्लासेस है, इस सेकंड क्लास में हम लोग हेनरी लॉ बात करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सोल्यूशन बात किया था, व्हाट इज ए सोल्यूशन, मतलब विलेन क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात किया था विलेन कितने प्रकार के होते हैं, एक विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बात किया था विलेयता के आधार पर, ठीक है। इतनी चीजों को डिस्कस किया था। इतनी चीजों को डिस्कस करने के बाद आज की जो टॉपिक हमारे पास होने वाली है वो हेनरी लॉ, ठीक है। सबसे पहली चीज, हेनरी का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी कोई गैस जब द्रव में डिजॉल्व होती है, ठीक है, जब कोई गैस द्रव में डिजॉल्व होती है यानी द्रव में मिलती है, तो उसके अध्ययन पर बात की गई है, ठीक है। जब किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो उस केस में क्या घटना होती है, उसके लिए हेनरी ने नियम दिया है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को ध्यान से। हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। यानी ये नियम किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये नियम है कि कोई गैस जब द्रव में घुल जाता है तो उस केस में उस पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव आता है, उसको ही हेनरी का नियम कहते हैं। क्या होता है भाई, स्टेटमेंट क्या है, नियम किसे कहते हैं, नियम है ही क्या, आओ समझते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ताप स्थिर है तो किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, ठीक है, इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। इकाई द्रव्यमान को यहां जो बात करें वो मास से नहीं, वेट से बात हो रही है ना, W से। तो W प्रोपोर्शनल टू P, ये स्टेटमेंट आता है, W प्रोपोर्शनल टू P। यानी हेनरी के नियमानुसार हेनरी ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आता है W प्रोपोर्शनल टू P। यानी कि किसी भी विलायक का जो भार होता है या उसका जो इकाई द्रव्यमान होता है वह उसमें घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस की दाब को किस रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो गैस का जो प्रेशर है वो P है और विलायक का जो इकाई द्रव्यमान है वो W है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं, ठीक है भाई। एक स्टेटमेंट ये था, कहते नहीं सर ये नहीं मजा आ रहा है। दूसरा देखो, दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यदि किसी गैस का आयतन भी है और उसमें यदि P प्रेशर पर कोई विलायक घोला जा रहा है, उस विलायक में कोई गैस P प्रेशर पर घोली जा रही है, तो उसका आयतन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब V प्रोपोर्शनल टू P ऐसा कुछ नहीं होता, V प्रोपोर्शनल भी नहीं होता या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता। सीधे सीधे कह सकते हैं कि दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुले गैस का आयतन, जो आयतन उसमें घुल रहा है गैस का, वह दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और आता है, ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है, जो नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो सबसे अच्छा है और सबसे आसान है समझने के लिए। कैसे, किसी गैस द्रव के विलयन में यानी हम गैस द्रव का विलयन ही बना रहे हैं, गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या मतलब है भाई, मान लो एक सोल्यूशन हमने लिया, ठीक है, ये सोल्यूशन लिया, ठीक है, ये सोल्यूशन हमने ले लिया। अब इस केस में इस सोल्यूशन में यानी इस विलयन में हम क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं, ठीक है। क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सीधे सीधे स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी इसकी सतह पर, इस विलयन की सतह पर ये जो गैस है जो प्रेशर जनरेट करेगा यानी जो दाब उत्पन्न करेगा, वो इस विलयन के मोल प्रभाज को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, मोल प्रभाज को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे भी मोल प्रभाज हम लोग। तो यानी कि
इस गैस द्वारा इस विलयन की सतह पर उत्पन्न दाब इस विलयन की मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, यानी P प्रोपोर्शनल टू काई। P प्रोपोर्शनल टू काई, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, यानी क्या मिला? P प्रोपोर्शनल टू काई, P प्रोपोर्शनल टू काई, P प्रोपोर्शनल टू काई। और आप सबको पता होगा कि यदि किसी फंक्शन में या किसी फलन में यदि कोई दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, जहां पर ये चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो एक बराबर का चिन्ह आएगा, उसके साथ साथ एक नियतांक आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। तो यहां पर जो नियतांक यूज होगा वो होगा KH। क्या होगा? KH। जहां पर KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हेनरी नियतांक होता है। थोड़ा समझो इसके बारे में। आओ भैया देखो, यदि द्रव में गैस की विलेयता मूल प्रभाज के पदों में नापी गई हो तो विलयन में गैस का आंशिक दाब P, ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझना, ठीक है, P इज इक्वल टू KH। ये KH ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है, आप K और बेस में H होता है ना, K के साथ पूरा H नहीं होता, K बेस में H होता है, तो KH इंटू विलयन में गैस का मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज को लिखने का तरीका क्या है? काई। देखो यहां लिखा हुआ है P इज इक्वल टू KH इंटू काई, जो मैंने यहां पे लिख के दिखाया था आपको। तो P इज इक्वल टू KH इंटू काई। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है, वो आप एग्जाम में याद करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहां पर KH क्या है भैया? तो KH हेनरी स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले बता दूं कि KH एक कांस्टेंट तो है, लेकिन KH की वैल्यू निश्चित नहीं होती है। KH की वैल्यू निश्चित नहीं होती है। KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है और एक ही गैस के लिए अलग अलग ताप पर भी अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब आप पहले समझ लो ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि एक सोल्यूशन आपने लिया, ठीक है, उस सोल्यूशन में कोई गैस आप डिजोल्व कर रहे हो, तो द्रव में गैस मिला रहे हो तो एक विलयन बनेगा। इस विलयन को बनाने के लिए जो नियम दिया उस व्यक्ति का नाम था हेनरी, उन्होंने ये नियम दिया। ठीक है, हेनरी का नियम इसे कहते हैं, यानी गैस द्रव की विलेयता पर आधारित जो नियम है उसे हेनरी का नियम कहते हैं। लेकिन उसमें जो हेनरी कांस्टेंट आता है KH जिसे कहते हो, यहां जो KH लिखा हुआ है ना, जो हेनरी कांस्टेंट आता है उसका मान निश्चित नहीं होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, साथ में एक ही गैस के लिए अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है। समझ में आया? पहली चीज तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, कह दो हाँ सर, बात ठीक है। लेकिन यदि एक ही गैस है लेकिन टेम्परेचर उसका अलग अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो उस अवस्था में भी यदि उसका ताप अलग है तो उस अवस्था में उसका हेनरी कांस्टेंट वो भी बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जनरली यदि बात किया जाए, समझो ध्यान से, एक लाइन और, उम्मीद है आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। P इज इक्वल टू KH इंटू काई, जहां KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, काई क्या है? मोल प्रभाज है, और P क्या है? दाब है। ठीक है बेटा, चलो, यदि इस विलयन में गैस के मोल प्रभाज काई तथा गैस के आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा ग्राफ प्राप्त होता है बेटा? सबसे पहली चीज आप थोड़ा बात समझो, यदि देखा जाए तो P प्रोपोर्शनल होता है काई के। P क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है काई के, मतलब P समानुपाती होता है किसके? P समानुपाती होता है काई के। ठीक है, P क्या होता है? समानुपाती होता है काई के। और जब P समानुपाती है काई के, मतलब कि P डिपेंड करता है काई पर या काई डिपेंड करता है P पर, तो यदि P का मान बढ़ाओगे, इस लाइन का मतलब ही है कि P का मान बढ़ाओगे तो काई का मान भी बढ़ेगा, या काई का मान बढ़ाओगे तो P का मान भी बढ़ेगा। इनमें से किसी एक राशि के साथ जो परिवर्तन कराओगे दूसरे राशि के साथ सेम परिवर्तन होने लगेगा। एक राशि के साथ जो परिवर्तन कराओगे दूसरे राशि के साथ सेम परिवर्तन होने लगेगा। तो इस केस में इसका जो ग्राफ जाता है वह एक स्ट्रेट लाइन जाता है। कैसा जाता है? एक स्ट्रेट लाइन। यदि मान लो आप इधर P और इधर P और इधर X रिप्रेजेंट करा रहे हो या काई रिप्रेजेंट करा रहे हो, आप काई कह लो, ठीक है,
तो उस केस में इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वह एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होती है। क्या होती है बेटा? सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, ठीक है, सीधी रेखा खींची जाती है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हेनरी के संदर्भ में थोड़ी और बातें समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम में लिखने के काम आएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम बताइए और हेनरी के नियम की सीमाएं और उसके उपयोग भी बताइए, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कह रखा था कि भाई आज मतलब मैं इस सेगमेंट के अंदर, इस क्रैश कोर्स के अंदर जो भी चीजें लेके आऊंगा वो सारा का सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। केवल और केवल एग्जाम के हिसाब से ही बात किया जाएगा, फालतू की कोई भी बकैती नहीं की जाएगी, ठीक है। जिस गैस के लिए केएच का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। मतलब यदि मान लीजिए दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये तीन गैसें हैं। यदि हाइड्रोजन के लिए केएच का मान 50 है, नाइट्रोजन के लिए केएच की वैल्यू 60 है और ऑक्सीजन के लिए केएच की वैल्यू 70 है, तो उस अवस्था में यदि 50, 60, 70 है तो जिसके लिए केएच का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता कम होगी। तो इसका केएच का मान सबसे अधिक है तो ये कम डिजॉल्व होगा, ये आसानी से घुलेगा नहीं ना, ये आसानी से किसी द्रव में घुलेगा नहीं। इसकी तुलना में हाइड्रोजन आसानी से घुलेगा और ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन आसानी से घुलेगा, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन लेट से घुलेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि जिस गैस के लिए केएच का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी, ठीक है। यह बात याद रखिएगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा अगली पॉइंट बात समझते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, क्या क्या लिमिटेशंस है भाई? सीमाओं का मतलब कमी, सीधे सीधे कह सकते हो, ठीक है। हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं? पहला, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, यानी जिस गैस के लिए बात कर रहे हो, जिस गैस को आप डिजॉल्व करा रहे हो किसी लिक्विड के अंदर, वह गैस जो होना चाहिए उसका प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। उसका जो प्रेशर होना चाहिए बहुत हाई नहीं होना चाहिए, उसका प्रेशर बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। कहते उच्च हो गया तो क्या हो जाएगा सर? यदि प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी विलेयता खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था T प्रोपोर्शनल 1/P होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो यानी प्रेशर बहुत हाई होगा, यही बात कही गई है घुमाकर, ठीक है। कहने का तरीका बदल दिया गया लेकिन दोनों बातें कही है ना। तीसरी बात, विलायक में गैस की आणविक अवस्था, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आणविक अवस्था का मतलब यह है यदि जो गैस है वो O2 के फॉर्म में है या जो पदार्थ है वो O3 के फॉर्म में है, यदि ऐसी अवस्था है तो इसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हो गया तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए। अर्थात गैस का विलायक में आयनन या संगुणन ना हो, गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि हो गया तो उस केस में ये डिपेंड किस पे करता है? मोलों की संख्या पर ना, मोल प्रभाज पर डिपेंड करता है ना। अब मोल प्रभाज होता क्या है? सीधे सीधे मोल की संख्या पर। यदि ये अभिक्रिया कर लिया या संगुणन हो गया इसका, ठीक है, क्या हो गया? संगुणन हो गया, ये टूट गया या जुड़ गया, ठीक है, आयनन हो गया या संगुणन हो गया या विघटन हो गया। तो यदि ये नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएगा तो अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ मोल प्रभाज में परिवर्तन आएगा ना। यदि मोल प्रभाज में परिवर्तन आया तो उस केस में दाब फिर बदलेगा, और दाब बदलेगा तो दाब बदल, पहला ही रूल है कि दाब बहुत परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप संख्या बढ़ाओगे यानी संगुणन हो गया, तो आपको पता है P प्रोपोर्शनल है इकाई के, ठीक है, P क्या है? प्रोपोर्शनल है इकाई के। तो यदि अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ है। क्लियर है भाई? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात ये आता है कि हेनरी के नियम के उपयोग क्या है, हेनरी का नियम क्यों ही पढ़ना चाहिए हमें, क्या ही आवश्यकता है इसकी? भाई सिलेबस में इसलिए पढ़ना चाहिए। कहते नहीं सर ये वाला तो ठीक है, एक्चुअल लाइफ में क्या हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पहला समझो, मृदु पेय यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, ठीक है। यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको ना, जब मैं द्रव गैस
के विलेन की बात कर रहा था, उसमें एग्जांपल दिया था सॉफ्ट ड्रिंक का, CO2 ही मिलाते थे उसमें, ठीक है। जल जो सोडा वाटर था, सोडा वाटर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि सोडा वाटर में आप CO2 मिलाते हो और CO2 मिलाकर आप विलेन बनाते हो, ठीक है। अब इस अवस्था में CO2 की विलेयता, क्यों CO2 बढ़ाना है भाई? क्योंकि सबसे पहली चीज उसमें गैस, यदि आप गैस का प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तो बॉटल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, एक समस्या तो वो ही है। और दूसरे साथ साथ वो कितने दिनों तक रखा जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा किया जाता है। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में O2 के साथ साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिससे कि वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। क्यों हो भाई, समझो। सबसे पहली चीज तो हम श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, कदो हाँ सर करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कदो हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो आपको पता होगा कि वो अपनी पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाता है ना, वह अपने पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाता है और उस सिलेंडर में क्या होता है भाई, तो उस सिलेंडर में गैसों का मिश्रण होता है। किस गैस का मिश्रण होता है सर? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का। तो हीलियम ही क्यों लेते हैं? हीलियम हल्का होता है इसलिए, ठीक है। हीलियम गैस का मिश्रण होता है जो कि श्वसन क्रिया के पश्चात, जब आप श्वसन क्रिया करते हो और श्वसन क्रिया करते हुए आप समुद्र की गहराई तक जाते हो, तो जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाते हो वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता है। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता है, उसका दबाव बढ़ता है। अब एक केस ऐसा भी आता है जहां पर यदि आप बिना ट्रैक सूट के गए और बहुत अंदर गहराई तक चले जाओगे तो आपकी बॉडी फट सकती है, प्रेशर इतना हाई भी होता है कि बॉडी फट सकती है ना। तो उस केस में अब इतना प्रेशर झेलना है क्योंकि बॉडी के ऊपर दबाव लगेगा, तो जब बाहर निकल के आओगे पानी से तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करेगी ना, बहुत ज्यादा दर्द करेगा। इसलिए आप यदि देखे होगे कि जब कभी आप नहर में या किसी रिवर में नहा रहे होते हैं तो उस केस में होता क्या है कि कुछ घंटे नहाने के बाद जब बाहर आते हो तो आपकी बॉडी बहुत पेन करती है, मतलब बहुत थका थका महसूस करते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो गया है ना, अप्लीकेबल हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी पेन करेगी। तो उस पेन को थोड़ा कम करने के लिए हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ये तो अलग बात हुई। दूसरी चीज की इसमें गैस मिला रहे हो ना, ठीक है, उसमें गैस मिला रहे हो, गैस मिलाने की विलेयता का नियम ही हम इस बात पे पढ़ रहे हैं कि हम इसमें गैस में मिलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, फेफड़ों में जो रक्त है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण और ऑक्सीजन का मिश्रण और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो हेनरी के नियमों पर ही आधारित है। जाहिर सी बात है, जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, एक बार काट के देखो, ब्लड लिक्विड में स्टेट में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है ना। समझ में आया तो ना, घर पे चाकू रखी होगी, अरे नहीं करना नहीं ऐसा, ठीक है, पता चले मम्मी बहुत मारेगी ना, मारेगी, दूसरी चीज की बहुत लतियाए जाओगे, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है इतनी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये सभी क्रियाएं किस पर आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो यहां से आगे चलते हैं और आज इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई? हाइड्रोजन जल के लिए KH का मान, यहां देख लेना भैया, KH लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, माफी, ठीक है। KH का मान 5.34 × 10⁻7 टोर है। कितना है KH का मान? 5.34 × 10⁻7 टोर है, ठीक है, यानी हेनरी नियतांक का मात्रक है टोर, ठीक है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टोर है, यानी प्रेशर P दिया हुआ है 760 टोर है, तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। माना जल तथा विलयन का वाष्प घनत्व तो समान है, यानी जो जल है, ठीक है, उसका और इसमें जो गैस मिलाओगे, गैस मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा दोनों का वाष्प घनत्व सेम है, ठीक है। यानी KH आपको दिया है, P भी दिया है, आपसे गैस की विलेयता पूछी जा रही है। विलेयता कैसे निकालोगे? कितना विलेय होगा, कितना, ठीक है। तो उसके लिए काई कह दो, नहीं काई तो मोल प्रभाज होता है ना, हाँ मोल प्रभाज होता है, लेकिन आपको मोल प्रभाज बराबर पहले समझना पड़ेगा। मोल प्रभाज बराबर होता है, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? देखो, यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं A और B, दो चीजों का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें A जो है वो एक पदार्थ होगा,
उस पदार्थ की कुछ मात्रा होगी, बी जो होगा वो भी कोई पदार्थ होगा, उसकी भी कोई मात्रा होगी। अब उस केस में ए और बी जो दो पदार्थ हमने ले रखे हैं, उन दोनों पदार्थों को जब एक साथ मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन बन जाएंगे। कह दो हाँ सर, लेकिन अब इसमें मोल प्रभाज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, तो काई ऑफ ए और काई ऑफ बी के नाम से समझेंगे इसको। ठीक है, ए विलेय के लिए लिखा जाता है, बी विलायक के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा कैसे जाता है, यानी यदि आप ए के लिए निकाल रहे हो तो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो एन ए प्लस एन बी, एन ए अपान एन बी। तो आप बी के लिए निकालोगे तो बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, बटे कुल मोलों की संख्या। ये दोनों चीजें आप करोगे। क्लियर है? काई ऑफ ए एंड काई ऑफ बी, काई ऑफ ए एंड काई ऑफ बी, ये दोनों की बात आप करोगे। ये समझने के लिए था। अभी जो मैं यूज करने वाला हूं यहां पर, वो सीधे सीधे याद रखिएगा कि मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। जब आप मोल प्रभाज निकालोगे तो कैसे लिखोगे? मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो भैया सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, H2 गैस मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं भैया? जल में। ठीक है, H2 गैस मिल रहा है किसमें? यानी हमारे पास एक पदार्थ है जल और एक पदार्थ है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब उस केस में यदि हम इसको लिखना चाहें तो हाइड्रोजन गैस ही तो मिला रहे हो ना, हाइड्रोजन गैस ही तो मिला रहे हो, वही तुम्हारा विलेय है। तो यानी NH2 अपान NH2 प्लस NH2O, ये आपके पास रहा। ठीक है, काई ऑफ NH2 अपान NH2 प्लस NH2O, ये आपका काई मिलेगा। ठीक है, यानी मोल प्रभाज मिलेगा। हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं, आओ तो हल देखते हैं इसका। तो हमको पता है हेनरी के नियमानुसार P इज इक्वल टू KH इंटू काई होता है। तो काई किसका है भैया? हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही मिला रहे हो ना, तो काई ऑफ H2। तो काई ऑफ H2 यदि लिखा जाए तो काई ऑफ H2 इज इक्वल टू P अपान KH आएगा। बोलो भैया इस लाइन से ही आएगा क्या? तो काई ऑफ H2 इज इक्वल टू P अपान KH। P का मान कितना है? 760 टोर, अपान KH का मान कितना है? 5.34 इंटू 10⁻⁷। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 142.3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये आपका काई ऑफ H2 आया। लेकिन समस्या क्या है कि आपको काई ऑफ H2 नहीं निकालना है, आपको ये बताना है कि इसकी विलेयता कितनी है। ठीक है, तो इसकी विलेयता कितनी है, तो उसके पहले आपको काई ऑफ N2, उससे पहले थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ध्यान से। यहां पे देखो, काई ऑफ H2 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा? काई ऑफ H2 इज इक्वल टू H2 के मोलों की संख्या NH2 अपान NH2 प्लस NH2O। ठीक है, तो काई ऑफ H2 तो पता है आपको, NH2 निकालना है। क्या निकालना है? NH2, ये आपका काम है। ठीक है, तो यदि आप यहां से बात करोगे तो यहां से मैं लिखूंगा कि NH2 बराबर, NH2 तो निकालना है, तो NH2O बराबर, तो मान लेते हैं हम, ये मानेंगे हम कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में ये काम हो रहा है, मतलब 1 लीटर विलियन में ये पदार्थ मिलाया जा रहा है। तो 1 लीटर विलियन यानी जल की मात्रा जो है वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या कितनी आएगी? तो जल के मोलों की संख्या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे भैया? भार बटे अणु भार से, भार बटे अणु भार से। भार कितना लिया? 1000 ग्राम, तो 1000 बटे अणु भार कितना होता है? जल है ना, H2O कितना आएगा? हाइड्रोजन का 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? टोटल 18। कितना हो जाएगा? 18। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा लगभग 55.5। कितना आएगा भैया? 55.5। तो अब यहां से, अब इस केस में एक बात याद रखिएगा कि चूंकि NH2 इज मच लेस देन NH2O,
यानी H2O का मान बहुत ही बड़ा है NH2 की तुलना में, तो यदि NH2 को छोड़ भी दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से हम लिखेंगे NH2 बराबर यहां से देखो इसका मान 0 हो गया, तो NH2 बराबर क्या मिलेगा, काई ऑफ H2 इंटू NH2 NH2O। काई ऑफ H2 का मान कितना है भैया, काई ऑफ H2 का मान यहां निकाले थे ना, हाँ 142.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो 142.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ये काई ऑफ H2 का मान है, इंटू NH2 का मान कितना है भैया, इसका मान है 55.5। कितना है, 55.5। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। यदि इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। उसके बाद ठीक है, कोई कहे कि क्या होगा इसका फाइनल आंसर, तो इसका फाइनल आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 789 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 789 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब 7.89 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ये इसका फाइनल आंसर होगा, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। उम्मीद है इतनी बातें आ गई होंगी। ये रहा इसका फाइनल आंसर 7.89 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, मतलब इतना हाइड्रोजन गैस उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है, इतना हाइड्रोजन गैस उसमें डिजॉल्व हो जाएगा इस अवस्था में, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10 के पावर 5 mm पर Hg है। कितना है भैया, mm पर Hg है। 298 केल्विन पर 760 mm Hg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना मेथेन बेंजीन में डिजॉल्व होगा, इसकी बात हम लोग को करनी है। तो आइए पहले सोल्यूशन देखते हैं कि हल करने से पहले कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यदि क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है KH। KH का मान कितना दिया भैया, 4.27 × 10 के पावर 5 mm Hg, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसका दाब भी दिया हुआ है, दाब कितना दिया हुआ है, 760 mm Hg। इतना क्वेश्चन तो दिया है, पूछा क्या जा रहा है, मेथेन की बेंजीन में विलेयता, मेथेन की बेंजीन में विलेयता पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। मेथेन की बेंजीन में यदि विलेयता की बात की जाए तो यानी काई आपको निकाल के दे देना है, ठीक है। विलेयता यही तो है ना, मोल प्रभाज कितना मोल डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो काई आपको निकाल देना है। तो काई बराबर आप सीधे सीधे लिखोगे, तो देखो आपको ये फार्मूला मैंने बता रखा है, ठीक है, ये फार्मूला मैंने बता रखा है आपको। तो क्या सर फार्मूला क्या बताया आपने, तो आपको फार्मूला बता रखा है P = KH × काई। ये आज ही सीखा है हम लोगों ने ना, यदि आज ही सीखा है तो आपको मिलेगा P = KH × X। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको यहां से मिल जाएगा काई = P/KH, जिसको सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू होगी 760 अपान K की वैल्यू होगी, KH की वैल्यू होगी 4.27 × 10 के पावर 5 mm पर Hg दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब 760 बटे 4.27 × 10 के पावर 5, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.78 इंटू 10 टू पावर 1.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 3। क्या आएगा बेटा, 10 टू पावर माइनस 3, यानी काई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखो इसको ध्यान से। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, 298 केल्विन पर आयतन के अनुसार मुख्य घटक O2 तथा N2 लगभग 20% तथा 79% के अनुपात में है। 10 atm दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। यदि 298 केल्विन पर, केल्विन यहाँ के का मतलब केल्विन है ना, के पर ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः इतने तथा इतने हैं, तो जल
में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जल्दी से आप सभी लोग मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में अगली टॉपिक की बात करें तो अगली टॉपिक जो हमारे पास है वह है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ऐसे कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने की तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ की बात अभी हम लोग आज करने वाले हैं। विलयन की इकाई आयतन यानी इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यह सांद्रता की परिभाषा है। यदि आपसे कोई पूछे कि सांद्रता की परिभाषा क्या होती है तो आप सीधे बता सकते हो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। कि विलयन की इकाई मात्रा में जितनी भी विलेय की मात्रा मिलाई गई है उससे ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ की विधियां आज बात करेंगे और कुछ इसके साथ साथ कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला प्रतिशत के पदों में। ठीक है, प्रतिशत के पदों में व्यक्त करने की 3 विधियां हमारे पास है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और तीसरा आयतन प्रतिशत। ये 3 प्रकार के विधियां हमारे पास हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हमारे पास यहां लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज बाई मास। ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मतलब यदि आपके पास जो विलेय है वो 100 ग्राम है, सॉरी जो विलयन है, विलयन कह लो या विलायक कह लो, बात है कही, जो विलयन है वो 100 ग्राम है। ठीक है, उस 100 ग्राम में जितना आप विलेय मिला रहे हो वो भी ग्राम में होना चाहिए। वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये जो प्रतिशत, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी बन के आएगी उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यानी इस फार्मूले को दिखना चाहें तो मास बाई मास परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये फार्मूला बनता है और यही फार्मूला आपके पास लिखा भी है। यहां देखो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान स्लैश विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है बेटा, यही आपके पास लिखा भी है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो लिखा हुआ है उसका क्या ही मतलब है? इसका मतलब समझो, इसे सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। कह दो हाँ, ये बात तो आपने बता ही दिया, तो ये कहते ही हैं। द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं किसी विलयन के 10% द्रव्यमान में, किसी विलयन के 10% द्रव्यमान में, 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन के 100 ग्राम में यानी जो 100 ग्राम विलयन बना हुआ है उस 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घोला गया है। 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घोला गया है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये समझो थोड़ा ध्यान से, जैसे कि आपने शरबत बनाई 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम शरबत बना है, तो इस 100 ग्राम में से 10 ग्राम इसमें चीनी मिला गया है। ये पूरा जलीय विलयन है, विलयन के रूप में बना हुआ है, तो चीनी और पानी दोनों होगा। उसमें से 10 ग्राम जो होगा वो चीनी होगा। 10 ग्राम क्या होगा? चीनी, क्योंकि यही हमारा विलेय होगा ना इस समय जब हम शरबत बना रहे होंगे। ठीक है, तो जो 10 ग्राम मिला हुआ है वो हमारा विलेय होगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यदि ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम के पदों में। किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करती है। यहां पर क्या लिया? विलयन का 100 ml। ठीक है, यानी यहां पर विलयन जो है उसका आयतन मापा गया है और जो विलेय घुल रहा है वो किसमें है? ग्राम में है। ठीक है, तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। जैसे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100।
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है किसी विलयन के 5% में, किसी विलयन के 5% आयतन प्रतिशत का अर्थ क्या है भैया? इसका मतलब है कि 100 ml में 100 ml में 5 ग्राम आपने विलेय डिजॉल्व किया है। 5 ग्राम क्या डिजॉल्व किया है? विलेय। जैसे अभी एग्जांपल बात कर लें तो अभी 100 ग्राम ले रहे थे, अब 100 ml ले रहे हैं, ठीक है। 100 ml में क्या किया? 5 ग्राम विलेय डिजॉल्व किया है। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास? आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के पदों में बात करें तो किसी विलेयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, उसकी सांद्रता को आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ विलेय की मात्रा भी आयतन में होगी और विलयन की मात्रा भी आयतन में होगी। इसका मतलब समझो ध्यान से, जैसे 10% आयतन आयतन प्रतिशत है तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि 100 ml में 10 ml विलेय घोला गया है, 100 ml में 10 ml विलेय घोला गया है। हालांकि ये जो कंसंट्रेशन प्रदर्शित करने की ये जो मेथड्स हैं या जो विधियां हैं, ये विधियां बहुत ही सही नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देखो, यद्यपि प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रताओं का कोई सैद्धांतिक महत्व नहीं है। क्या नहीं है? सैद्धांतिक महत्व नहीं है, किंतु फिर भी ये उपयोग में लाई जाती हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को जैविक, बायोलॉजिकल तथा औषधि यानी मेडिकल प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन W/m/v, ठीक है, या W/v कह सकते हो, ठीक है। W/w परसेंटेज भी कहते हैं मास बाई मास को, ठीक है। क्लियर है? तो अब इस केस में द्रव्यमान प्रतिशत औद्योगिक रसायन में अधिक प्रयोग होता है। मतलब जहां पर कि आप केमिकल की बात करते हो, यानी कि केमिकल को इंडस्ट्रियल मेथड में बनाने की बात करते हैं, वहां पर मास बाई मास परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस सांद्रता को प्रदर्शित करने की एक विधि और है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पीपीएम के साथ साथ पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। पीपीबी, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। इसके साथ साथ पीपीटी भी होता है जिसे पार्ट्स पर ट्रिलियन कहा जाता है। हालांकि ना तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपको बताना है, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। बिलियन के 1 बिलियन, बिलियन के 1 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। मतलब विलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। मतलब कि जो विलियन आपने लिया है, उस विलियन की बात करें तो उस विलियन में 10 लाख विलियन में विलेय की कितने ग्राम मिलाए गए हैं, विलेय के कितने ग्राम मिलाए गए हैं, ठीक है। तो विलेय के कितने ग्राम मिलाए गए हैं उसको प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता। विलेय की पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 से गुणा कर देते तो ये क्या हो जाता है? 10 लाख के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके का इसका प्रयोग किया जाता है। पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी, ये तीनों फंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं या सुनने को मिल सकते हैं, जिसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। पीपीएम एक बहुत छोटी इकाई है तथा 1 पीपीएम बिलियन की तनुता को इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे एक बाथ टब देखा है जिसमें नहाते हैं लोग, ठीक है। एक बाथ टब विलयन में 1 बूंद विलेय उपस्थित हो, ठीक है। कुल मिला जुला के सपोज करो कि मैं एल्कोहल और वाटर का विलयन बना रहा हूं और एक बाथ टब में पूरा पानी भर दिया, या ऐसे समझ लो एक 500 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की टंकी में पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसमें एक बूंद केवल 1 बूंद एल्कोहल मिलाया। कितना मिलाया? 1 बूंद एल्कोहल मिलाया और 1 बूंद एल्कोहल मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा? वो पीपीएम कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कहलाएगा।
पार्ट्स पर मिलियन के अतिरिक्त इससे भी छोटे दो इकाइयां हैं, जैसे पीपीबी कहते हैं या पीपीटी कहते हैं। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन और पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर ट्रिलियन। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जिनमें से ये वाला पार्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको इससे हेनरी लॉ समझना था। हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके साथ साथ हम लोग इसके आगे जो बात करेंगे नॉर्मलता के पदों में, फॉर्मलता के पदों में, ये सारी चीजें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। तो इसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अंदर बातचीत करेंगे। तो आपको हेनरी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ये सारी जो टॉपिक्स है, इन सारी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के इस पॉइंट से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, आपके एग्जाम में परफेक्ट न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।